पिछले लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी परिचय। पिछले परिचय में हमने लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। यह जानने की कोशिश की कि वैश्विक परिदृश्य में लोकतंत्र का किस प्रकार विकास हुआ है। इस अध्याय में यह जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विषमता के कारण लोकतंत्र में द्वंद्व में तत्व किस प्रकार अंतर्निहित है। जाति एवं सांप्रदायिक विविधता लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है। लिंग भेद के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है। इस अध्याय में हम यह भी देखेंगे कि किस तरह हम लोकतंत्र सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बिठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। इन्हीं अवधारणाओं को आगे बढ़ाते हुए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण करती है और सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम यह अध्याय के दूसरे पड़ाव पर इस सामाजिक विभाजन और भेदभाव वाली 3 सामाजिक असमानताओं पर गौर करेंगे, यथा जाति, धर्म और लिंग आधारित सामाजिक विषमता। इन 3 पर आधारित विषमताएं कैसी है और किस प्रकार राजनीति में अभिव्यक्त होती है, इस पर भी हम बारी बारी से गौर करेंगे। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के तत्व। बच्चों, हमने 9वें वर्ग के अध्याय 2 में देखा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित का तथा उनके इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। यही कारण है कि शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए निम्नवत कुछ घटनाओं और मुद्दों पर गौर करेंगे। 1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, जो 2001 में बढ़कर 57% से ऊपर हो गई। यह सही है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के विकास के कारण दक्षिण भारतीयों की मुंबई आने वालों तादाद काफ़ी कम हो गई। इसी प्रकार गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा आदि के विकास होने के कारण गुजराती प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम है। अब काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी है, लेकिन वे मीरा, भाई, वैर, थाने, कल्याण और नवी मुंबई जैसे उपनगर में हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक अध्ययन में पाया कि लगभग 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। दूसरी ओर अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफ़ेद पोस्ट कार्यों में मराठियों का वर्चस्व है। जो गरीब भैया उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को दूर दराज रहते हैं, जबकि यही गरीब भैया उत्तर भारतीय लोग मुंबई में छोटे छोटे रोजगार के जरिए अपना जीवन यापन तो करते ही हैं। वे वहाँ के मूल निवासियों को अलग अलग तरीके से अपनी सस्ती सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। यदि भारत सभी भारतीयों का देश है, तो मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। मुंबई में भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिनमें जनता की कमाई का काफ़ी पैसा लगा है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बैंक में लोगों ने जितनी राशि जमा की है, उनका 1/4 हिस्सा ही वहाँ ऋण के रूप में दिया जाता है। और यही वजह है कि मुंबई आज भारत की वित्तीय राजधानी है। पिछले दिनों कुछ राजनेताओं ने तुष्टीकरण राजनीति अपेक्षा की पूर्ति के हेतु मराठी मानुष की भावना भड़काकर उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्रों के नागरिकों को बेरहमी से पीटा और मुंबई छोड़ने को मजबूर किया।
कई लोगों की इस मारपीट में मृत्यु भी हो गई। इसी प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई। उत्तर पूर्व असम राज्य में बिहारियों की हत्या की गई। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि हिंसा कृत्यों में शिकार होने वालों की पहचान केवल क्षेत्र विशेष था, न कि जाति, धर्म या संप्रदाय। दूसरे शब्दों में मुंबई और मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई का आधार क्षेत्रीय विभाजन था। निश्चित रूप से यह लोकतंत्र के स्थापित सिद्धांत देश के किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यवहार है। परंतु तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर विरोध नहीं हो पाता। इस द्वंद्वात्मक पहलू का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर पड़ता है। फिर मैक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का स्वरूप नस्ल पर आधारित था। बेल्जियम में देश के 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग बोलोनिया में क्षेत्र में हैं और फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच भाषा। फ्रेंच भाषी लोग यहाँ ज़्यादा समृद्ध है, जबकि डच भाषी लोगों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। स्वाभाविक है, दोनों समुदायों में तनाव बढ़ना ही है, जिसका तीखा अनुभव ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ता है। यही द्वंद्ववाद लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारित किया और बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द किया गया, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। दोनों समुदायों में समान प्रतिनिधि वाले ब्रुसेल्स की अलग सरकार है। संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अपने सरकार के चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाते हैं। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल और जाति नहीं बल्कि भाषा विभाजन का आधार है। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर है, परंतु ठीक इसके विपरीत भारत में सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। यहाँ पर भारतीयों की सांस्कृतिक और दक्षिण भारतीय संस्कृति में बड़ा अंतर है। पुनः भाषाई अंतराल भी बड़ा है। जातियों के बीच संघर्ष और तनाव की प्रवृत्ति सर्वव्याप्त है। अग्रणी जातियों और पिछड़ी जातियों के हितों में टकराव है। दलितों और पिछड़ों की भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। बिहार में हाल ही में दलितों और मजदूर दलितों की एक नई पहचान निर्धारित हुआ है। इन अंतर्द्वंद्वों का प्रभाव लोकतंत्र के शासन के विभिन्न तत्वों पर पड़ना स्वाभाविक है। अब हम इन सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, इन विभिन्नताओं में सामंजस्य एवं टकराव तथा लोकतंत्र के बदलते स्वभाव को बताते हुए सामाजिक विभाजनों की राजनीति पर चर्चा करेंगे। आओ इन मुद्दों पर विचार करें। बच्चों, तुमने ऊपर लिखित सारे दृष्टांत को पढ़ा। कुछ खास मुद्दों को तुम्हारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन मुद्दों को चिंतन के उपरांत बताओ कि किन मुद्दों से तुम सहमत हो। मुद्दा नंबर 1, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का, कोई वृत्ति अर्थात ऑक्यूपेशन करने, व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान का अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि मुंबई में राज ठाकरे के नेतृत्व में कथित मराठियों द्वारा उत्तर भारतीयों पर किए गए कृत्य निसंदेह सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का एक घिनौना प्रयास है, जिसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। मुद्दा नंबर 2, अगर संविधान के अनुच्छेद 15 के छत्र छाया में किसी नगर या कस्बे में अबाध गति से बहिर्गतों का आगमन होता है तो नगर और कस्बों की जनसांख्यिकीय
चरित्र इतना बदल जाएगा कि वहाँ तमाम तरह की विकृतियाँ पैदा हो जाएगी। इन कस्बे या नगर के स्थानीय नागरिकों के आर्थिक स्रोत का दोहन शुरू हो जाएगा, फलतः उनका अस्तित्व संकट में हो सकता है। अतएव उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा उसके स्थानीय हितों पर चिंतन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता के अलावा कई नगरों के नागरिक सुविधाएं चमराने लगेगी और विभिन्न सामुदायिक समूहों के बीच वैमनस्य पैदा होने लगेगा। निश्चित रूप से लोकतंत्र के पावन सिद्धांत के विरुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए देश के सहिष्णुता व अखंडता के विचारधाराओं को चकनाचूर कर देगा। मुद्दा नंबर 3, जाति और धर्म समान नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीवन शास्त्रीय। अतएव नस्ल के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना भी जीव शास्त्रीय और स्वाभाविक है। जातीय शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाना तो ठीक माना जाता है। अतएव मेरा मत है कि स्मिथ, कार्लेस और नॉर्मन को नस्ल विरोधी प्रतिकार मैक्सिको ओलंपिक समारोह में करना इसके विवेकपूर्ण औचित्य कभी नहीं माना जा सकता। मुद्दा नंबर 4, नस्ल विरुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है। यह जाति की तरह ही काफ़ी हद तक समाज शास्त्रीय और वैधानिक वर्गीकरण है, जो लोकतांत्रिक देश के लिए द्वंद्व का एक विध्वंसकारी तत्व है। अतएव परिस्थितियाँ में इसका प्रतिकार होना चाहिए।